हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं बिंदु पारिक आपकी साइंस एजुकेटर स्वागत करती हूँ आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का पार्ट नंबर 5 जेव प्रक्रम। और जेव प्रक्रम में हमने शुरू किया था मानव पाचन तंत्र। अब मानव पाचन तंत्र में हमने क्या अध्ययन किया था, तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे आमाशय के बारे में। तो थोड़ा सा यहीं से स्टार्ट करते हैं, रिवाइज करेंगे और फिर उसके आगे हम पढ़ेंगे कि मानव पाचन तंत्र के जो विभिन्न अंग हैं वह किस प्रकार पाचन की प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये टॉपिक आप सभी जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन बनता है, लेंदी, जिसमें डायग्राम भी होता है और इसके बारे में आपको वर्णन करना होता है। इसके अलावा इसमें से एक मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इसके एंजाइम से, कार्यों से, और 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के क्वेश्चन का फॉर्मेशन भी यहाँ से हो सकता है। तो देखो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बात की थी आमाशय का क्या रोल रहता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो आमाशय होता है ये जे आकार की संरचना होती है, थैलेनुमा संरचना जे आकार की। और ये जो जे आकार की संरचना है, इसके अंदर इसके दीवारों पे जठर ग्रंथियां रहती है। क्या रहेगी? जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियों से जठर रस स्रावित होता है। ये जो जठर ग्रंथियां ये क्या स्रावित करेगी? जठर रस स्रावित करती है ये ग्रंथियां, ठीक है। इस जठर रस के अंदर 3 पदार्थ होंगे। ये जो आमाशय है इसके अंदर ये क्या स्रावित कर रहा है? जठर रस। और इस जठर रस में 3 पदार्थ शामिल है। कौन कौन से? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसके अंदर, म्यूकस श्लेष्मा है इसके अंदर, और इसके अलावा क्या मिल जाएगा अपन को? एंजाइम मिल जाएगा, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या कार्य करता है? तो कल की क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करने में काम आएगा ये, और इसके अलावा सूक्ष्म जीवों से हमारी रक्षा करता है, क्योंकि हम जो भी खाना बाहर से ले रहे हैं उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया वगैरह लगे रहते हैं, उनसे हमारे शरीर को बचाना बहुत आवश्यक है, तो वो ये काम करेगा। फिर म्यूकस या श्लेष्मा है, ये क्या करता है? तो ये आमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित हो रहा है। अम्ल अगर हमारे पेट की दीवारों से टच हुआ तो हमारे पेट की जो दीवारें हैं वो जल सकती है, उसमें अल्सर हो सकते हैं, तो उनको तो बचाना पड़ेगा। बचाने के लिए ये श्लेष्मा क्या करता है? ये जो मैंने येलो कलर का आपको दिख रहा है लाइन बना रखी है, ये यही है कि श्लेष्मा इन जठर रस की ग्रंथियां जो है ना, ये जठर ग्रंथियां जो अपनी है, इन ग्रंथियों के ऊपर चिपक जाता है, क्योंकि चिपचिपा पदार्थ होता है, चिपक जाता है और क्या करता है कि अम्ल को सीधे आमाशय के दीवार पे टच करने से रोकता है एक तरीके से, ठीक है। इसलिए इस HCl अम्ल की वजह से म्यूकस की जब लेयर आ जाती है ना, तो ये अम्ल इस पर क्या नहीं कर पाएगा, इसको हार्म नहीं कर पाएगा, नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। फिर मुख्य ये देखो एंजाइम, यहां से ही क्वेश्चन बनेगा मेन तो बोर्ड के अंदर। पेप्सिन एंजाइम जो होता है, ये क्या क्वेश्चन बनेगा कि आमाशय में किस एंजाइम का स्राव होता है। तो आपको याद रखना है, आमाशय में स्रावित होगा पेप्सिन। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, आमाशय को हम पेट बोलते हैं, तो पै से पेट पे, और पैसे क्या हो जाएगा? पेप्सिन एंजाइम हो जाएगा। तो आप ये चीज इसको रिलेट करके याद कर सकते हो। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि पेप्सिन एंजाइम का क्या कार्य है। तो आप क्या लिखेंगे कि पेप्सिन एंजाइम आमाशय में क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करने में सहायक होता है, प्रोटीन को पचाने में मदद करेगा ये हमारी। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। देखो अब हम आगे पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स क्या पढ़ रहे हैं अब हम आगे, कि यहाँ पर आमाशय के बाद किसका रोल रहेगा, कौन कैसे कार्य करेगा। तो देखो, आज इस चीज को समझने के लिए ना, पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक डायग्राम बनाना पड़ेगा इसी का। मानव पाचन तंत्र, अभी मैंने आपको बुक वाला डायग्राम दिखाया था, बट आज बना के देखते हैं कि ये कैसे कार्य करता है, क्या है। तो यहाँ पर इसको अपन बनाते हैं तो समझ में आएगा। एक सिंपल सा रफ सा डायग्राम बनाएंगे थोड़ा, जिससे क्लैरिटी मिले कि यहाँ पर कौन कैसे कार्य कर रहा है। यहाँ पर क्या होता है कि इस तरीके से अपना लीवर होता है यहाँ पर, ठीक है। ये लीवर यहाँ से क्या स्रावित करेगा? लीवर यहाँ पे पित्त रस स्रावित करेगा। अभी देखते हैं कहाँ पर क्या है। इसके अलावा देखो, ये है अपनी छोटी आंत, और ये आगे जाके किसमें खुलती है? बड़ी आंत के अंदर। ये जाके खुलेगी बड़ी आंत के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर है ना, ये आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, ये अपनी छोटी आंत है। इसको थोड़ा यहाँ से मिटाते हैं, क्योंकि ये इसके नीचे से निकलती है। अभी आप जब ये वाला डायग्राम देखोगे ना, उसके बाद आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि पाचन तंत्र में खाना किधर जा रहा है, क्या हो रहा है, भोजन के पाचन के लिए शरीर के किस भाग से किस भाग में ये प्रवेश करता है भोजन, ये सारा आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे। और देखो, ये ऐसा लग रहा है कि
पाचन नली को काट के निकल गया वो लीवर, ऐसा नहीं है, ये इसके ऊपर से निकल रहा है बस यहाँ पर। अब देखो नेम लिखते हैं, कौन क्या है यहाँ पे, लिसन। ये सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है ना द्वार, ये है हमारा नासा द्वार। ये क्या है, नासा द्वार। ये जो है ना, ये क्या है, मुख्य गुहा, जहां से भोजन को ग्रहण करेंगे। मुख्य गुहा के बाद ये जो पार्ट है ना, जो गला है अपना, क्योंकि पाचन नली और ये जो अपनी श्वसन नली है, दोनों इसी पार्ट में खुलती है, इसे बोलते हैं ग्रसनी। क्या बोलेंगे इसको, इसे बोलेंगे अपन ग्रसनी, ठीक है। और ये जो पार्ट है ना, इसे बोलते हैं ग्रसिका। ये ग्रसनी है और ये क्या हो जाएगा अपने, ग्रसिका है। ग्रसिका के बाद ये जो पार्ट है ना, इसे अपन क्या बोलते हैं, आमाशय। ये है आमाशय, जिसे अपन बोल देते हैं अपनी लैंग्वेज में पेट। यहां तक तो अपन ने पढ़ लिया भोजन का पाचन कैसे क्या होगा। ये आपको पार्ट दिख रहा है इधर अलग ही, इसको बोलते हैं यकृत। ये जो पार्ट है, ये से, अरे एक मिनट, ये जो पार्ट है ना, इसे बोलेंगे स्टूडेंट्स यकृत। और ये थैलेनुमा संरचना, इसे बोलते हैं पित्ताशय, पित्ताशय। इसके बाद ये जो आंत आपको दिख रही है ना, ये है बड़ी आंत, और बीच में पतली सी दिख रही है, ये है छोटी आंत। इसके बाद ये है मलाशय, और एंड में होता है गुदा, या बोल दो मलद्वार, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखना कैसे क्या होगा आगे, यहीं से समझेंगे। यहाँ मैंने लिखा कि ये मुख्य गुहा है, यहाँ से हमने भोजन ग्रहण किया। हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, इसमें दांत होते हैं, जीभ होती है, और क्या होती है, लार ग्रंथियां हैं जो एंजाइम स्रावित करेगी, और भोजन का पाचन मुख्य गुहा से ही प्रारंभ हो जाएगा, ये तो हमने पढ़ लिया था। अब यहाँ से जो भोजन है वो निकल के गले से होता हुआ ग्रसिका से होता हुआ आएगा। ग्रसिका भोजन का पाचन करने में क्या मदद कर रही है, तो ये कोई एंजाइम स्रावित नहीं करेगी, ये सिर्फ पथ उपलब्ध कराती है। ये मुख्य गुहा से भोजन को कहाँ पहुंचाती है, आमाशय में पहुंचाती है, तो एक रास्ता उपलब्ध करा रही है। फिर लास्ट क्लास में मैंने आपको ये भी कहा था कि ये जो ग्रसिका है ना, ग्रसिका, इसमें एक खास गति होती है जिसे कहते हैं क्रमाकुंचक गति। हालांकि सिर्फ ग्रसिका में नहीं, ये मुख्य गुहा से लेके गुदा तक जो अपनी आहार नाल चलती है ना, इसमें भोजन आगे 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 कैसे बढ़ता है, तो क्रमाकुंचक गति के द्वारा बढ़ता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। अब सुनो, यहाँ से भोजन आमाशय में आया, आमाशय के अंदर अभी अभी हमने पढ़ा कि भोजन का पाचन होगा, लेकिन बेटा हमें ऐसा लगता है कि आमाशय जो होता है ना, ये भोजन का पूर्ण पाचन कर देता है। जब हम इस सिस्टम को नहीं पढ़ते उससे पहले हमें यही लगता है, पर ऐसा नहीं है। आमाशय भोजन को अभी इसने बहुत आधा सा पचाया है, अभी तो बहुत सारा भोजन का पाचन होना बाकी है, मतलब बहुत सारे जटिल अणुओं को सरल में बदलना अभी बाकी है। तो होगा क्या, एक बात आप ध्यान रखना, आमाशय से निकल के जो खाना है ना, हमारा भोजन, वो सीधा छोटी आंत में आता है। पहले तो ये चीज पे फोकस करना आप, ठीक है। यहाँ से आपको गैप दिख रहा होगा, इसका ये मतलब नहीं है कि ये भोजन पचने के लिए लीवर में भी जाता है और पित्ताशय में भी जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आमाशय से, पेट से निकल के भोजन पहले किसके अंदर जाएगा, अब हमारी छोटी आंत में जाएगा सीधे। तो फिर लीवर को यहाँ क्यों बनाया, पित्ताशय को यहाँ क्यों बनाया, क्या रोल है इसका। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और यहाँ बनेगी, देखो इस तरीके से एक संरचना और यहाँ पर होती है, वो यहाँ खुलती है। इस संरचना को, ये मैं क्या बनाना भूल गई थी, इस संरचना को अपन बोलते हैं, ये है अग्नाशय। क्या है ये पार्ट है ना जो मैंने बनाया है, ये अपने, इसका नेम लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, देखो इसका नेम लिख लेते हैं अपन, ये है अगन्याशय, अगन्याशय। ये अग्नाशय नहीं है, अगन्याशय होता है। अब यहाँ पर इसका भी एक खास रोल रहेगा, देखना ये क्या करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका तो खुद का भी। अब यहाँ पे इन तीनों का रोल समझो, देखो खाना अब चला गया छोटी आंत में, छोटी आंत क्या बोल रही है कि ठीक है कोई बात नहीं, अब मैं काम नहीं करूंगी हाल फिलहाल। क्यों, पहले काम कौन करेगा, पहले लीवर यहाँ पे काम करेगा और अग्नाशय यहाँ पर कार्य करेगा। छोटी आंत क्या कह रही है कि मैं जब फील्ड में होंगी ना, तो मैं तो फिर पूरा खाना पचा के जाऊंगी, तो इससे पहले जिसको जो करना है ना आके कर लो, तुम्हारी मर्जी है। मतलब अब लीवर आएगा, लीवर क्या रोल प्ले करता है बेटा, तो ध्यान देना, एक स्पेशल चीज मैं आपको बता रही हूँ। अब जो हम भोजन का पाचन पढ़ रहे हैं ना, वो चल रहा है अब छोटी आंत में,
आमाशय के बाद हम किस में पढ़ेंगे भोजन का पाचन? छोटी आंत के अंदर पड़ता है, क्योंकि मैंने अभी कहा कि यहाँ से जैसे ही भोजन का पाचन हो जाता है ना, किसमें? आमाशय में, इसके बाद सीधा छोटी आंत में ही चला गया। अब छोटी आंत में देखना क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर लीवर का रोल आएगा। कैसे? ये जो अपना लीवर है यकृत, ये क्या करता है? एक रस स्रावित करता है। इस रस को अपन कहते हैं पित्त रस। क्या स्रावित करेगा? पित्त रस। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में सवाल बनता है, क्वेश्चन बनेगा कि पित्त रस का स्राव कौन करता है, मतलब पित्त रस का निर्माण कौन करेगा? तो ध्यान देना, लीवर करेगा। लीवर यहाँ पर क्या बनाएगा? पित्त रस बनाएगा। लेकिन ये जो पित्त रस है ना, ये यहाँ से निकल निकल के इसमें जाके इकट्ठा होता रहता है पित्ताशय के अंदर। तो पित्ताशय को एकत्रित करने का काम तो कौन करेगा? पित्ताशय। लेकिन बनाने का काम कौन करता है? लीवर बनाता है। ये बात याद रखिए आप सभी, क्योंकि कई बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि पित्त रस का निर्माण पित्ताशय करेगा। ऐसा नहीं है, पित्ताशय सिर्फ पित्त रस को इकट्ठा करता है, बनाता है इसको हमेशा लीवर है। ये बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब यहाँ से निकल के जो ये लीवर है, इसने पित्त रस बनाया, ये पित्त रस जाके पित्ताशय में इकट्ठा हो जाएगा। अब ये पित्त रस देखो करता क्या है, इसका कार्य समझ लेते हैं अपन कि पित्त रस यहाँ पर क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, सुनना, ये जो पित्त रस है ना स्टूडेंट, ये एक्चुअल में होता है क्षारीय प्रकृति का। ये कैसे प्रकृति का है? खुद क्षारीय प्रकृति का है। अब होगा क्या कि ये खुद जब क्षारीय प्रकृति का होगा ना, तो ये क्या करेगा? भोजन को भी क्षारीय बना देगा। भोजन को भी बना देगा क्षारीय। भोजन को क्षारीय क्यों बनाना है, उसका रीजन समझो। मैंने अभी आपको बताया था कि आमाशय जो होता है ना, इसके अंदर पेप्सिन एंजाइम स्रावित होगा। पेप्सिन एंजाइम तब भी सक्रिय हो सकता है जब इसे माध्यम मिलेगा अम्लीय। ठीक है, तो वैसे ही अब अम्ल में डूबा हुआ खाना जब छोटी आंत में जाएगा, तो बताओ वो जो भोजन रहेगा वो खुद भी कैसा रहेगा? अम्लीय प्रकृति का रहेगा। लेकिन यहाँ पर छोटी आंत के अंदर इसको क्षारीय बनाना पड़ेगा, मतलब भोजन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? क्षारीय माध्यम में बदलना पड़ेगा पूरे को। अच्छा, कारण क्या है? कारण ये है कि ये जो अग्न्याशय है ना, ये एक बहुत पावरफुल यहाँ पे रस स्रावित करता है, जिसे अपन बोलते हैं अग्न्याशय रस। लेकिन इस रस की एक शर्त है, इस रस में जो एंजाइम आएंगे ना, वो क्या कहेंगे कि हम तो सिर्फ क्षारीय माध्यम में ही कार्य करेंगे। लेकिन खाना जब अम्ल में डूबा हुआ आएगा तो वो तो अम्लीय हो जाएगा, तो फिर ये अग्न्याशय का रस तो निष्क्रिय पड़ा रहेगा, कार्य नहीं करेगा। तो इसको क्षारीय बदलने का काम, इसको क्षारीय माध्यम देने का काम कौन करता है? पित्त रस करता है। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। पित्त रस के दो मुख्य कार्य होते हैं। पहला कार्य क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो पित्त रस का जो पहला कार्य है, पित्त रस का पहला कार्य क्या है? भोजन को अम्लीय बनाना। भोजन को अम्लीय बनाना, ये इसका पहला कार्य है। ठीक है, और दूसरा समझो, देखो क्या कार्य है, सुनना। हमने भोजन में क्या खाया था? मैंने आपको बोला कि भोजन में हम 7 आवश्यक तत्व खाते हैं। भोजन में हम 7 क्या खाते हैं? पोषक तत्व खाते हैं। भोजन में कितने पोषक तत्व है? 7 है। अब ये जो 7 पोषक तत्व है ना, इसमें कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल और रेशे। देखो, जल को पचाने का कोई टेंशन नहीं है, वो तो पहले से ही डाइजेस्ट है, उसको तो बस सोख नहीं है, अवशोषित करना है। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और वसा, ये 3 जटिल अणु है। इन्हें पचाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इन्हीं का पाचन अपन को एक्चुअल में पढ़ना है। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का नंबर आ गया, लेकिन देखो अभी तक वसा का काम नहीं हुआ। वसा का नंबर नहीं आया ना, तो होता क्या है, ये वसा जो अपन खाते हैं ना, इसके अणु जो होते हैं वो बहुत ही बड़े बड़े आकार के अणु होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ज्यादा बड़े बड़े आकार के अणु होते हैं। अब वसा की इतनी बड़ी गोलिकाओं पर एंजाइम सही से कार्य नहीं कर पाएगा। तो जब अपन चाहते हैं ना कि वसा की बड़ी गोलिकाओं पे एंजाइम सही से कार्य करे, तो इनको छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। तो इन वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य, किसमें? छोटे छोटे से टुकड़ों में तोड़ने का कार्य कौन करेगा? यहाँ पे पित्त रस करेगा। कौन करेगा? पित्त रस करता है। और पित्त रस क्या करता है कि वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में रूपांतरित कर देता है। यह क्रिया क्या कहलाती है? वसा का, यह क्रिया कहलाती है वसा का पाइसीकरण। क्या कहलाएगी? वसा का पाइसीकरण कहलाती है। वसा का पाइसीकरण। और कभी कभी ना इसको ये भी लिखा हुआ आ जाता है इमल्सीकरण। इंग्लिश में इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, लेकिन अपने हिंदी मीडियम में ना इमल्सीकरण भी लिखा हुआ आ जाता है एग्जाम के अंदर। तो ये वसा का पाइसीकरण करेगी या फिर हम क्या कहेंगे? वसा का क्या करेगी? ये इमल्सीकरण करने का कार्य करती है। ये चीज आप याद रखना, तो एग्जाम में आ जाए वसा का इमल्सीकरण किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे आप कि
पित्त रस के द्वारा वसा के बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में रूपांतरित करने की प्रक्रिया वसा का क्या कहलाती है? पायसीकरण, या हम कहेंगे इमल्सीकरण कहलाती है। समझ आई अच्छे से? ओके। तो पित्त रस के दो कार्य हो गए यहाँ पर, पहला क्षारीय माध्यम उपलब्ध करा देना और दूसरा है वसा की बड़ी गोलिकाओं को तोड़कर छोटी में बदलना। ठीक है। अच्छा, सारी क्रिया चल किस में रही है? छोटी आंत में। देखो छोटी आंत में चल रही है, छोटी आंत आराम से बैठी है कि अरे भाई लीवर तू अपना काम कर ले, पित्त रस तू अपना काम कर ले, फिर मैं बाद में देखती हूँ। अब देखो रोल किसका आएगा? अग्न्याशय का। किसका रोल आएगा? अग्न्याशय। अब देखो मैं आपको बता रही हूँ, अग्न्याशय का रस निकल के छोटी आंत में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे अपन समझ लेते हैं किसका कार्य है? अग्न्याशय का कार्य, मतलब पाचन में क्या भूमिका है इसकी। यहाँ अलग से क्वेश्चन बनता है क्या कि लीवर और अग्न्याशय की पाचन में, मानव पाचन में क्या भूमिका है, इसे स्पष्ट कीजिए। तो लीवर के बारे में आप लिख सकते हो। अब अग्न्याशय के कार्य सुनो। ये अग्न्याशय बेटा क्या करेगा यहाँ पर? अग्न्याशयिक रस स्रावित करेगा। ऑब्वियसली बात है, रस स्रावित करेगा। लेकिन ये रस जो है ना, ये बहुत ही शक्तिशाली रस है। कैसा रस है? बहुत ज्यादा शक्तिशाली। अब मैंने इसको बहुत ज्यादा शक्तिशाली बोला है तो कोई कारण तो होएगा, ऐसे तो मैं शक्तिशाली बोलूंगी नहीं इस रस को। क्योंकि देखो लार जो थी ना, उसने केवल एक कार्बोहाइड्रेट के लिए एंजाइम दे दिया। हमारे आमाशय में केवल एक एंजाइम था जो सिर्फ प्रोटीन के लिए था, लेकिन ये अग्न्याशय तीनों के लिए एंजाइम स्रावित करेगा। इतना पावरफुल है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, तीनों के लिए एंजाइम स्रावित करेगा। और देखना कौन सा एंजाइम सबसे पहले जो एंजाइम ये स्रावित करता है उसे अपन बोलते हैं अग्न्याशयिक, क्या बोलेंगे? अग्न्याशयिक एमिलेस। ये एंजाइम स्रावित होगा पहले नंबर। दूसरा, ये जो एंजाइम स्रावित होगा ना, उसे बोलते हैं ट्रिप्सिन। और एक और एंजाइम स्रावित करेगा, इसे अपन बोलेंगे लाइपेज। क्या बोलेंगे इसको? लाइपेज। देखो कितने एंजाइम स्रावित किए इसने? 3 एंजाइम। और ये तीनों नेम आपको याद होने ही चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए। अब समझो, अग्न्याशयिक एमिलेज याद करो, मैंने बताया था लार ग्रंथियां भी एंजाइम स्रावित करेगी, और वो जो एंजाइम स्रावित होगा उसका नेम था लार एमिलेज। क्या नेम था? लार एमिलेज। और अगर अग्नाशय स्रावित कर रहा है तो नेम क्या दे दिया? अग्नाशयी एमिलेज। सेम चीज है, सेम कार्य होगा। तो ध्यान दो, सेम कार्य क्या होगा यहाँ पर कि ये जो अग्नाशयी एमिलेज है, आपको याद रखना है किसका पाचन करेगा? तो ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए स्रावित होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने के लिए स्रावित होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट सुनो, ट्रिप्सिन। अब देखो याद करो, जो हमारा आमाशय था उसमें स्रावित क्या हुआ था? पेप्सिन। तो पेप्सिन का भाई कौन हो गया? ट्रिप्सिन। ठीक है, पेप्सिन का भाई कौन हो गया? ट्रिप्सिन हो गया। तो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का स्रावित कर रहा था, तो उसका भाई भी किसको पचाएगा? प्रोटीन को पचाएगा। पेप्सिन जो था वो भी प्रोटीन का पाचन कर रहा था, और उसका भाई ट्रिप्सिन भी किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का ही पाचन करेगा। याद रखिए, ये चीज आप याद रखना है अच्छे तरीके से। और फिर आएगा लाइपेज। देखो स्टूडेंट, लय से होता है लाइपेज, लय से क्या होता है? लाइपेज, और लय से ही होता है लिपिड। अब एक बात समझिए, वसा को ही हम लिपिड बोल देते हैं, वसा को ही क्या बोलते हैं? लिपिड। तो लय से लिपिड, लय से क्या हो जाएगा? लाइपेज। तो ये एंजाइम तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लाइपेज एंजाइम। देखो स्रावित ही अब हुआ है। हमारे आमाशय में वसा के लिए कुछ स्रावित नहीं होता, लार ग्रंथियों में भी कुछ स्रावित नहीं होता, इसको तो झेलती सीधे छोटी आती है, और अग्नाशय ही स्रावित करेगा सबसे पहले इसके लिए रस। क्योंकि वसा ना पचाना जटिल काम है। वसा मतलब घी और तेल खाते हैं ना अपन, इनको डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं होता शरीर के लिए। तो लाइपेज एंजाइम जो है ना, ये किसका पाचन करेगा? वसा का पाचन करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब एक बार फिर से देखो, अग्नाशयिक एमिलेज जो होगा ये किसका पाचन करेगा? कार्बोहाइड्रेट का। ट्रिप्सिन किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का। और लाइपेज किसका पाचन करेगा? वसा का पाचन करता है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जो आप 10th में भी पढ़ रहे हैं। ओके, तो इसको याद रखना है। अब देखो एक बार अपन देखते हैं, पिछली स्लाइड में अपन ने क्या देखा कि यहाँ पर मैंने आपको बताया छोटी आंत के अंदर लीवर का रोल पता चल गया, अग्नाशय का रोल पता चल गया आपको। अग्नाशय क्या करता है? अग्नाशय रस स्रावित करता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा तीनों के पाचन के लिए एंजाइम स्रावित किया जाता है। ओके, अब बारी आती है छोटी आंत की। किसकी बारी आ जाएगी? छोटी आंत।
तो अब समझते हैं छोटी आंत का क्या कार्य है। और बेटा अब ये इसका फाइनल डेस्टिनेशन देके छोड़ेगी। क्या देके छोड़ेगी? फाइनल डेस्टिनेशन बना के छोड़ेगी। खाने को बिल्कुल छोटे छोटे अणुओं में बदल देगी। छोटी आंत के कार्य, क्या रोल है इसका पाचन में? तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है एग्जाम में, आपसे पूछेंगे कि मानव पाचन तंत्र में भोजन का पाचन किस अंग में होता है। मतलब पाचन तो सब में हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा कि मानव पाचन तंत्र में भोजन का सर्वाधिक पाचन किस अंग में होता है। और वहां अगर ऑप्शन आपके पास आ जाए छोटी आंत, आमाशय, बड़ी आंत या मुख गुहा, बताओ क्या करके आओगे? हाँ, छोटी आंत। आंसर क्या आएगा? छोटी आंत। हमें ऐसा लगता है कि हमारे पेट में सबसे ज्यादा भोजन पचता है, मतलब आमाशय में, लेकिन ऐसा नहीं है। भोजन का सर्वाधिक पाचन कौन करती है? छोटी आंत करती है। ठीक है, तो एक तो मैं यही लिख देती हूँ आपके यहाँ पे, कार्य है ना इसका क्या, ये क्या करेगी? भोजन का सर्वाधिक पाचन कौन करती है? छोटी आंत। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन देखो आपको आज ही याद हो गया और आप भूलोगे भी नहीं अब इसको बोर्ड में। ठीक है, तो छोटी आंत क्या करती है? भोजन का सर्वाधिक पाचन करेगी। उसके बाद सुनना, ये क्या करती है कि जो भी भोजन पच जाएगा ना, उसका अवशोषण भी कौन करती है? छोटी आंत ही करेगी। ठीक है, तो आपसे पूछे कि भोजन का अवशोषण कौन सा अंग करता है, तब आप क्या आंसर लिखोगे? वहां पे छोटी आंत करती है। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट कौन सा है, और क्या काम करती है छोटी आंत अपने यहाँ पे। तो यहाँ छोटी आंत का रोल सुनो। ये देखो, ये जैसे अपनी छोटी आंत है ना, ये यहाँ पर, एक मिनट, ऐसे मुड़ी हुई है, जैसे इस तरीके से मैंने बताया ना, छोटी आंत यूं मुड़ी हुई रहती है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये मुड़ी हुई है। इस छोटी आंत के अंदर क्या होता है कि इस तरीके से अंगुली नुमा उभार रहते हैं। यहाँ पे इस तरीके से क्या रहेंगे? अंगुली नुमा कुछ उभार रहेंगे। और ये जो प्रवर्ध होते हैं ना, ये आपने पढ़ा हुआ है, आपके 7th क्लास में था ये जो अंगुली नुमा प्रवर्ध आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इन प्रवर्धों को हम कहते हैं दीर्घ रोम। क्या कहेंगे इनको? ये जो प्रवर्ध है ना, इन्हें कहा जाता है दीर्घ रोम। ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, दीर्घ रोम क्या होते हैं, कार्य को समझाइए। तो दीर्घ रोम यहाँ पर क्या करते हैं? इस तरीके से क्या मुड़ी हुई संरचना रहती है ना, इससे पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। जितना ज्यादा क्षेत्रफल भोजन पचाने के लिए, उतनी ज्यादा एरिया मिलेगा, उतना ज्यादा स्पेस मिलेगा, और भोजन का पाचन इसीलिए तो छोटी आंत में सबसे ज्यादा होता है। अब देखो होगा क्या, जितना अपन ने खाना खाया ना, आपने अणु लिए थे ठोस रूप में, पर इस छोटी आंत में खाने को इतना पचाया जाएगा, इतना पचाया जाएगा कि खाना बिल्कुल जूस में कन्वर्ट हो जाता है लास्ट में जाके, बिल्कुल जूस बन गया। ये देख लो इसका भोजन का। अब ये जो दीर्घ रोम है ना, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। दीर्घ रोम में क्या होंगे? छोटे छोटे छिद्र। और ये जो आमाशय की, ये जो अपनी छोटी आंत है, इसकी दीवारें किससे कनेक्टेड होती है? तो ये हमारे रुधिर वाहिकाओं से कनेक्टेड है। शरीर की जो रुधिर वाहिनियां है ना, या वाहिकाएं बोल दो, एक ही बात है, वाहिकाएं, उनसे जुड़ी हुई है ये। अब छोटी आंत क्या करेगी कि ठीक है, बस बहुत हो गया पाचन, अब जो जितना पाचन हो चुका है ना, इनको अब खाली करते हैं, मतलब इसको किस में भेज देते हैं? रुधिर में भेज देते हैं। तो छोटी आंत यहाँ से इसको पाचन करेगी, मतलब अवशोषित करेगी। क्या करेगी? इसको अवशोषित। किसको? भोजन को। ये जो रस बन गया ना, इसको अवशोषित कर करके किस में भेज देगी? रुधिर के अंदर भेज देगी। और रुधिर को क्या बोलेगी कि अब तू जाने, तेरा काम जाने, हर एक कोशिका तक इसको पहुंचा देना, अब मेरा रोल तो क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो आपसे पूछे कि भोजन का फाइनल या सर्वाधिक पाचन किस अंग में होता है? छोटी आंत में होगा। छोटी आंत भोजन पचा दिया, रस में बदल गया, अब ये क्या करती है? इसकी जो दीवारें हैं वो कनेक्टेड है रुधिर वाहिकाओं से। इस पूरे भोजन को जो पच चुका है, ये क्या करेगी? अवशोषित कर करके किसमें भेजती जाएगी? रुधिर में, और अपनी आंत को खाली करती जाएगी। अब इसके बाद देखो इसका नेक्स्ट रोल क्या आएगा। हम जितना भी फूड खाते हैं, जितना भी हमने भोजन खाया, जरूरी नहीं है कि वो सारा पच जाए, क्योंकि हम तो बहुत सारी टाइप की चीजें खाते हैं, कुछ ऐसे अणु भी होते हैं जो नहीं पचते। अब ये जो बिना पचा खाना है ना, अभी अपन ने डायग्राम बनाया था तो देखा था, ये जो जितना भी बिना पचा पदार्थ है, अब हम इसे भोजन नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो पच गया वो भोजन है। तो बिना पचा पदार्थ को हम बोलेंगे अब अपशिष्ट पदार्थ। ये छोटी आंत क्या करेगी कि अब जो भी नहीं, छोटे टुकड़ों में नहीं टूट रहा ना, उसको क्या करेगी? बड़ी आंत में भेज देगी इकट्ठा करके। ठीक है, तो ये जो बड़ी आंत में जा रहा है ना, ये जा रहा है सारा का सारा अपशिष्ट पदार्थ। क्या जाएगा? सारा अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ को अब भेज दिया जाएगा बड़ी आंत में। और याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रही हूँ कि बड़ी आंत का केवल एक ही क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। और वो क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से? ये जो फूड यहाँ से निकल के अपशिष्ट पदार्थ किस में जा चुका है? बड़ी आंत में। इसमें क्या थोड़ा बहुत जल भी
ज्यादा मात्रा में पड़ा रहता है। अब जल तो हमारे शरीर के काम का है, तो उसको बाहर थोड़ी निकालना है। तो ये जो बड़ी आंत है ये क्या करती है कि जो भी अपशिष्ट आ गया ना, ये क्या कहती है, अरे यार इसको चेक कर लेते हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीजें बाहर नहीं चली जाए। तो बड़ी आंत अब इसकी चेकिंग करती है और यहाँ से जल को वापस अवशोषित कर लेती है। तो बड़ी आंत का केवल एक ही कार्य है, जल का अवशोषण करना। जो भी एक्स्ट्रा पानी यहाँ चला गया ना बड़ी आंत में, उसको क्या कर लेगी, अवशोषित कर लेगी। तो बड़ी आंत का कार्य मैं आपको लिख देती हूँ ताकि आप ध्यान में रहे आपके, कि यहाँ पर जो बड़ी आंत है ये क्या करेगी, जल का अवशोषण करती है। जल का अवशोषण करने का कार्य करेगी बड़ी आंत, ठीक है। यहाँ देख लो, अब यहाँ से फूड अपने कहाँ जाएगा, ये जो मतलब अपशिष्ट पदार्थ है बड़ी आंत से निकल के यहाँ पे क्या हुआ, जो जल बचा था वो भी निकाल लिया। अब इसमें कुछ भी आवश्यक चीज नहीं है, तो ये यहाँ से दिन भर अपन खाना खाते रहते हैं, तो जो भी अपशिष्ट है ना वो जा जाके इकट्ठा होता रहता है मलाशय के अंदर। कहाँ इकट्ठा होता रहेगा, मलाशय में। और फिर जब भी जो भी अपनी बॉडी के हिसाब से इसको क्या किया जाएगा, गुदा द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्लियर है आप सभी को अच्छे से। तो ये हमने कंप्लीट किया क्या, मानव पाचन तंत्र। अब देखिए मैंने आपको एक रफ में समझा दिया, लेकिन आपको इसकी प्रॉपर स्लाइड्स में मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, प्रॉपर नोट्स आपको मिलेंगे। आप अपनी कॉपी में जैसे नोट्स आप बना ही रहे होंगे, तो उसमें आप नोट कर लो कि एग्जाम में हमें किस लैंग्वेज में आंसर को लिख के आना है। ओके, तो देखो यहाँ पे अपने पास स्लाइड है आगे, यहाँ से शुरू है। देखो ये है प्राणी संभोजी से, ये हमने पढ़ी थी लास्ट से लास्ट क्लास के अंदर। हमने यहाँ से शुरू किया था कि प्राणी, ये जो विषम पोषी पोषण होता है ना, ये 3 प्रकार, इसके आधार पर जीवों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, प्राणी संभोजी, मृतजीवी और परजीवी। ये परजीवी लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से देखो, आप देख के आराम से नोट्स बना सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं साइड हो रही हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हो। इसके बाद देखो नेक्स्ट स्लाइड क्या है, ये जीव अपना पोषण किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो मैंने आपको बताया था एक कोशिकीय जीव है ना, ये एक कोशिकीय लिखा हुआ है, ये एक ही मात्रा है यहाँ पे। इतनी हिंदी तो आप लोग जानते ही हो, थोड़ा बहुत करेक्शन तो कर ही लोगे, है ना। तो एक कोशिकीय जीव है, ये अपना भोजन अपन ने पढ़ा था संपूर्ण सतह से ले सकते हैं। एग्जाम्पल क्या था इसमें, अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा में पोषण अपन ने पढ़ा था, एक कोशिकीय अनिश्चित आकार वाला जीव है जो अपने कूटपादों के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है देखो, कूटपाद मतलब सूडोपोडिया, नकली पैर बना के भोजन ग्रहण करता है। अमीबा में पोषण कितने चरणों में होता है, ये तरुण नहीं है बेटा, ये चरण लिखा हुआ है, चरणों में। क्या लिखा हुआ है, चरणों में पूर्ण होता है। तो कौन कौन से चरण है, अंतर्ग्रहण बताया था मैंने आपको, जिसमें सबसे पहले भोजन ग्रहण किया जाएगा। उसके बाद अपन ने पढ़ा था पाचन होगा, किसमें होगा पाचन, ये इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड याद रखना, खाद्य रिक्तिका के अंदर होगा। उसके बाद क्या है, बहिष्करण। बहिष्करण मतलब बचा हुआ जो भी अपच पदार्थ है इसको शरीर से बाहर निकाल देंगे। क्यों, बिना पचे पदार्थ को शरीर में रख के क्या करना है, तो बाहर निकालो, सीधी बात है। तो बाहर निकाल दिया। अब देखो ये अमीबा का चित्र है, इसको देखो आप लोग, ये चित्र बना के आना एग्जाम में। ये अमीबा, ये खाद्य कण आया, इसको पता चल जाता है, सेंस कर लेती है कि भाई ये खाने की चीज है। इसके चारों ओर देखो ये नकली पैर से बना लिए, ये दिख रहा है आपको डायग्राम के अंदर, ये नकली पैर जैसे बना के इसको घेरने की कोशिश कर रही है। अब इसके चारों ओर ये एक रिक्तिका से बना ली, रिक्तिका बना ली, तो खाद्य रिक्तिका बोलेंगे इसको। और अब भोजन पच चुका है और ये अमीबा पहले जैसी हो गई, पेट भर गया इसका मस्त, के चलो आज का तो खाना हो गया अपना। नेक्स्ट देखो इसके बाद कौन है, इसके बाद पैरामीशियम में पोषण कैसे होगा, तो ये पैराजियम नहीं है, ये पैरामीशियम है, थोड़ी मिस्टेक हो गई लिखने में। एक कोशिकीय जीव है, कोशिका एक निश्चित आकार का होता है, ये ध्यान रखना, एक कोशिकीय जीव होता है पैरामीशियम। शायद लास्ट से लास्ट क्लास में मैंने इसको बहुकोशिकीय बता दिया था, तो ये आप करेक्शन कर लेना, एक कोशिकीय जीव है ये। तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान, ये याद रखना, कैसे प्राप्त होगा, विशिष्ट स्थान के द्वारा ये क्या करेगा, भोजन को ले लेता है। और पूरे शरीर पर इसके क्या पाए जाते हैं, पक्षमाप से ढका रहता है, पक्षमाप पाए जाते हैं। फिर बहुकोशिकीय जीव मतलब जिनका शरीर बहुत सारी कोशिका से बनता है, वो भोजन कैसे लेंगे, तो उनमें तंत्र पाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल कौन है अपने यहाँ पर, मानव। कौन हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है मानव, ठीक है। अब मनुष्य में पोषण, पोषण के चरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो अच्छे से पढ़ना है। मुख गुहा में जाएगा, फिर किस में जाएगा भोजन, ये देखो यहाँ से जाएगा ग्रसिका, फिर आमाशय, शुद्रांत। शुद्रांत्र किसे कहते हैं, शूद्र का मतलब छोटी, आंत्र मतलब आंत, छोटी आंत को। और वृहदांत्र किसे कहते हैं, वृहद मतलब बड़ी, और आंत्र मतलब आप जानते हो आंत। तो बड़ी आंत को वृहदांत्र और छोटी आंत को शुद्रांत्र भी बोलते हैं। कई वर्ड आ जाए और तुम सोचो ये पता नहीं कौन आ गया, कौन सा वर्ड है। फिर मलाशय, और ये शुदा नहीं है, ये गुदा है,
इस तरीके की यार मिस्टेक हो गई, कोई नहीं। पाचन किसे कहते हैं? तो भोजन के जटिल पदार्थों को विशिष्ट एंजाइमों की सहायता से सरल पदार्थों में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। दिख रहा होगा आप लोगों को ये अच्छे से। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है आहारनाल। आहारनाल मुख से गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली है, इसमें भोजन का पाचन होता है। मुख गुहा का देखो यहाँ पे लिखा है, मुख गुहा में दांतों द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और लार ग्रंथि से निकलने वाला लार को, क्या लिखा है, 2 बार रिपीट हो गया क्या? निकलने वाला कौन है? लार ग्रंथि से निकलने वाला एंजाइम आएगा बेटा यहाँ पे। एंजाइम जो है वो लार को जीवा द्वारा भोजन में मिलाया जाता है। निकलने वाली लार को, हाँ सही है। और लार ग्रंथि से निकलने वाली, ये ऐसे है, मैं बताती हूँ आपको। निकलने वाली जो लार है उसको कौन मिक्स करती है? जीवा द्वारा भोजन में मिलाया जाता है, जिससे भोजन आसानी से आहार नाल में क्रमाकुंचक, कौन सी गति है ये? क्रमाकुंचक गति द्वारा गमन करता है। लार में एक एंजाइम होता है जिसे लार एमिलेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लार एमिलेज या टाइलिन कहते हैं। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ये क्या करेगा? ये स्टार्च को किसमें बदलता है? शर्करा में खंडित करता है, ठीक है। मनुष्य की मुख गुहा जो होती है, मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृतनक, रत्नक, अग्र, चयवर्णक है ये। और आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, आगे लिखा है चयवर्णक, ये वाला चयवर्णक लिखा हुआ है, और ये है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है। ग्रसिका का कार्य, मुख से आमाशय तक भोजन ग्रसिका, इसोफेगस इंग्लिश में कहते हैं, द्वारा ले जाया जाता है। आमाशय क्या करता है? तो यहाँ लिखा है आमाशय, मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका द्वारा क्रमाकुंचक, कौन सी गति? क्रमाकुंचक गति द्वारा, क्रमाकुंचक गति द्वारा ले जाया जाता है। आमाशय की पेशीय भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायता करती है। फिर आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथि जठर रस स्रावित करती है, जिसमें क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पचाने वाला एंजाइम पेप्सिन होता है और श्लेष्मा होता है, और ये किसको पचाएगा? प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कार्य, यह एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिनोजन में बदलने का काम करता है। साथ ही साथ ये क्या करेगा? देखो, जीवाणु नाशक किसकी तरह कार्य करेगा? जीवाणु नाशक लिखा हुआ है, ये जीवाणु नाशक की तरह काम करता है तथा भोजन में आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करता है। ये लैंग्वेज है, आपको एग्जाम में लिखनी ही पड़ेगी, तभी नंबर आएंगे आप लोगों के। इसके बाद पेप्सिन एंजाइम के कार्य देखो, पेप्सिन प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। श्लेष्मा के कार्य लिखा हुआ है, आमाशय की दीवार को चारों ओर से ढककर अम्ल से इसकी सुरक्षा करेगा। छोटी आंत क्या करेगी? छोटी आंत यहाँ पर देखो, आमाशय से भोजन किसमें जाता है? क्षुद्रांत्र में प्रवेश करता है। यह अवरोधिनी पेशी, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी पेशी से? यहाँ पर अवरोधनी पेशी कंट्रोल करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि अपने आमाशय में भोजन पच गया तो वहां से निकल के सीधा छोटी आंत में एक साथ चला जाएगा, ऐसा नहीं है। एक एक चम्मच के बराबर खाना केवल छोटी आंत में भेजा जाता है, धीरे धीरे करके। तो इसको कोई कंट्रोल करने वाला होना चाहिए, तो ये याद रखना, अवरोधनी पेशी पाई जाती है कहाँ पे? छोटी आंत और आमाशय के बीच में होती है ये पेशी, ठीक है। द्वारा नियंत्रित होता है, यही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा, ये लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट, ये लिखा हुआ है प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन स्थल है। तो इन सबका पूर्ण पाचन स्थल कौन है? छोटी आंत है, पूर्ण पाचन स्थल। यहाँ आमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय होता है। यकृत से श्रावित, ये देखो, पित्त रस अम्लीय भोजन को क्षारीय में बदल देता है, जिससे अग्नाशयी इस भोजन पर क्रिया कर पाता है। अग्नाशयी कौन? अग्नाशयी रस, यहाँ लिखा हुआ ये रहा रस, अग्नाशयी रस भोजन पर क्रिया कर पाता है, वरना काम नहीं कर पाएगा ये। इसके बाद है वसा, आंत में बड़ी गोलिकाओं के रूप में रहता है। ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान देना सभी, ये लिख के आना एग्जाम में। बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, जिस पर एंजाइम का कार्य क्या होता है? मुश्किल होता है। एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए पित्त लवण उसे छोटे छोटे गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता क्या होती है स्टूडेंट्स? बढ़ जाती है। इससे इस क्रिया को क्या कहते हैं? वसा का इमल्सीकरण। ये क्वेश्चन बनता है अलग से, मैंने बताया अभी, आपको याद रखना। अग्नाशय रस के कार्य क्या करता है भाई? अग्नाशय रस
तो अग्नाशय रस के कार्य में देखो, अग्नाशयिक क्या करेगा, रस श्रावित करता है। अग्नाशयिक रस क्या करेगा, श्रावित करता है, जिसमें प्रोटीन के लिए ट्रिप्सिन, प्रोटीन के लिए क्या रहेगा, ट्रिप्सिन एंजाइम, इमल्सिकृत वसा के लिए लाइपेज एंजाइम, ठीक है, ये यहाँ देखो ये सही लिखा हुआ, ये रॉन्ग है, लाइपेज एंजाइम ये करेक्ट है, एंजाइम तथा अग्नाशयी एमिलेज है, उपस्थित होता है। और ये कार्बोहाइड्रेट के लिए, कौन है कार्बोहाइड्रेट के लिए, ये है अपने अग्नाशयी एमिलेज, कार्बोहाइड्रेट के लिए उपस्थित होता है। अब है आत रस के कार्य, आत रस क्या करता है, तो शुद्रांत, क्या लिखा हुआ है ये, शुद्रांत ग्रंथियों द्वारा आत रस श्रावित होता है, जिनमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अलग पेन से कलर कर लेते हैं, ये याद रखना, प्रोटीन अब किस में बदल चुका है, अमीनो अम्ल में। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि प्रोटीन का पाचन होने पर ये किस सरल अणु में बदलता है, अमीनो अम्ल में बदलेगा। और कहाँ चल रही है क्रिया, छोटी आंत में चल रही है, अंत के अंदर, ठीक है में। और जटिल जो अपना कौन रहेगा, कार्बोहाइड्रेट, उसको किस में बदलना है, ग्लूकोज में, तथा वसा को देखो ध्यान दो, वसीय अम्ल में बदला जाता है। ये है वेरी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि अंत में प्रोटीन को बदलना है अमीनो अम्ल में, कार्बोहाइड्रेट को बदलना है ग्लूकोज में, और वसा को किस में बदलना है, तो देखो वसा को एक तो वसीय अम्ल में और एक ग्लिसरॉल में, ये दो चीजों में बदलता है। जब ये बदल जाएंगे ना, तब हम कहेंगे हाँ भाई भोजन का पाचन हो चुका है। इसके बाद बस एक स्लाइड बची है, देखो क्या लिखा है, छोटी आंत में अवशोषण का कार्य, पाचित भोजन को ये जो अपनी छोटी आंत है की भित्ति अवशोषित कर लेती है, अवशोषित किया, फिर ये शुद्रांत्र के आंतरिक स्तरणीय स्थल पर है, ठीक है, अनेक अंगुली जैसे क्या पाए जाते हैं, प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। यह अवशोषण का सतही क्षेत्रफल क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है, जो भोजन की नहीं है, भोजन को अवशोषित करके, ठीक है, जो क्या करेगा, भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। इन कोशिकाओं में इस भोजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए और नए उत्तकों का निर्माण तथा पुराने उत्तकों की मरम्मत है ये, ठीक है, के लिए किया जाता है। फिर बड़ी आंत के लिए देखो, वृहदांत्र, बिना पचा भोजन वृहदांत्र में भेज दिया जाता है। यहाँ अधिक संख्या में उपस्थित दीर्घ रोम इस पदार्थ में से, ठीक है, किसका, ये देखो मेन शब्द ही हट गया अपना, तो ये ध्यान दो, क्या करता है, जल का अवशोषण, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, सबको याद होना चाहिए। अब ये जल का अवशोषण कर लेते हैं, अन्य पदार्थ मलाशय में इकट्ठा हो जाता है, इससे बिना पचे पदार्थ का क्या करते हैं अपन, गुदा द्वारा, ठीक है, इसका क्या होगा, गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। और बाहर क्या कर दिया जाता है, क्षेपण। और इसको भी कौन कंट्रोल करेगी, अपने अवरोधनी पेशी कंट्रोल करती है, अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होता है। ये बाहर जो जाता है ना, इसको कौन नियंत्रित करेगी, अवरोधनी पेशी। इतना ही होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखो ये है दंत शरण, क्या है, तो दंत शरण है, दांतों को भाई क्लीन करो टाइम टू टाइम, बस वही चीज है कि मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन लार द्वारा शर्करा के रूप में होता है, कैविटी बोलते हैं इसको। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि होता है, पर जीवाणु क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। अपने दांत जो होते हैं ना, इनकी कैविटी होती है, इनके ऊपर क्या होता है कि अगर आपने टाइम पे ब्रश नहीं किया तो अपने मुंह में क्या है, शर्करा, तो जीवाणु यहाँ आ जाएंगे और जीवाणु ना इस शर्करा पे क्रिया करके इसको अम्ल में बदल देंगे, एसिड बनाते हैं, जिससे क्या होगा, इनेमल का, जो अपने दांतों के ऊपर इनेमल होता है, ठीक है, व्हाइट कलर का पदार्थ, ये अपने शरीर का कठोरतम पदार्थ है। एग्जाम में आ जाए ना कि शरीर का कठोरतम पदार्थ किसे कहते हैं, तो इनेमल को कहते हैं। ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, ठीक है। मृदुकरण हो जाता है, इनेमल खराब होने लग जाता है, अनेक जीवाणु द्वारा खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपक जाता है ये, और दंत प्लाक बनाते हैं ये, जो दांत को ढक लेता है। इससे ब्रश द्वारा नहीं हटाया जाए तो वह जो ये है ना, मज नहीं है ये लिखा हुआ है मज्जा, मतलब अपने जो मसूड़े वगैरह होते हैं उनमें पहुंचकर जलन पैदा करते हैं। इस प्रकार दंत शरण शुरू हो जाता है, इस क्रिया को दंत शरण कहते हैं। तो अपने जो मुंह का पीएच है ना, ये संतुलित होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना अपने जो दांत है ना वो खराब होने लग जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया है मानव पाचन तंत्र। लास्ट में मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बताया क्योंकि फिर क्लास काफी लंबी हो जाती है, इसीलिए आप यहाँ पे अच्छे से देखना, नोट्स बनाना और प्रॉपर वे में इनको याद करके चाहिए। यहाँ से बहुत सारे छोटे क्वेश्चन भी बनेंगे और बड़ा क्वेश्चन तो बनेगा ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।